नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो अब अगली होने वाली है वह 2025 में मई के महीने में होने वाली है। विद्यार्थियों के मन में बार बार सवाल आता है, वो पूछते रहते हैं कि तैयारी कब से शुरू की जाए और कैसे शुरू की जाए। तो दोनों ही सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अमूमन कुछ लोग यह कहते हैं कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी परीक्षा के कुछ महीने पहले से शुरू कर देनी चाहिए, यानी कि 2 से 3 महीने पहले। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि 2 से 3 महीने पहले जो तैयारी होती है वह फोकस्ड तैयारी होती है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन यह तैयारी दरअसल पहले ही शुरू हो जानी चाहिए और संभावना होनी चाहिए कि 1 साल पहले यह तैयारी शुरू हो जाए। अभी आप देखें तो 1 साल से भी थोड़ा सा कम समय बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में तैयारी प्रारंभिक परीक्षा की आपकी शुरू हो जानी चाहिए, भले आप साथ में मेंस की भी तैयारी थोड़ी बहुत करते रहें। तो यहाँ पे बात आती है कि कैसे शुरू की जाए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल रहता है कि हम अगर हमें जीरो से शुरू करना है तो हम कहाँ से शुरू करें। तो आज इस सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। एक एक करके मैं बताऊंगा कि क्या स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की शुरुआत में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, यानी कि पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम आपको यूपीएससी के वेबसाइट में मिल जाएगा, या तो दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का क्या सिलेबस है आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यह देखना है पिछले वर्षों के प्रश्न कैसे थे, यानी कि PYQs। अब पिछले वर्षों के प्रश्न देख के देखिए, दो तरह की बातें पता चलेंगी। एक तो ये पता चलेगा कि पेपर का नेचर कैसा रहता है, सवाल किस तरह से किस विषय पर जो पूछे जाते हैं वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं। यानी कि पहले क्रम में आपने देखा कि किस किस विषय से किस विषय में किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर आपने जब PYQ देखा, यानी कि पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखा, तो आपको यह पता चला कि जो ये विषय हैं, इसके जो टॉपिक हैं, उस टॉपिक से सवाल कैसे बनते हैं, किस किस नेचर के सवाल होते हैं। साथ में आपको यह भी पता चला कि किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, किस विषय से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। तो हमको एक ट्रेंड का पता चलता है कि आखिर किस विषय से कितने टॉपिक पूछे जा रहे हैं। अब ये अगर हमें पता चल गया कि हमारा सिलेबस क्या है, विषय क्या है, टॉपिक क्या है, हमें ये पता चल गया PYQ देखने के बाद कि सवालों का नेचर कैसा है, किस तरह के सवाल उस टॉपिक से हैं। फिर हमें ये पता चल गया कि वेटेज कहां पर ज्यादा है, किस विषय और किस टॉपिक को है, ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से। तो फिर हमें चौथी बात जो ध्यान में रखनी होगी उसके बाद, कि अब बात आ जाए कि कट ऑफ कितना रहेगा। ये 4 बातें तैयारी की शुरुआत में ही, यानी कि शुरुआत की तैयारी आपकी यहीं से होनी चाहिए। सिलेबस, PYQ के साथ ट्रेंड एनालिसिस, आपको पता है कि कट ऑफ कितना जाता है, यानी कि बीते कुछ सालों में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा कट ऑफ कितना था। आपके मन में लक्ष्य पहले ही बन जाए कि आपको कितना टारगेट लेके चलना है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए सिलेबस की, अमूमन आप देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं लेके आ गया हूं कि शुरुआत में देखें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि पूरा का पूरा करंट अफेयर हमें पढ़ना होगा, और लगभग 1 साल का कम से कम। हालांकि उससे ज्यादा भी पूछ लेता है, लेकिन इतना पता होना चाहिए, क्योंकि सारे सवाल आपको सही नहीं करने हैं, लेकिन अधिकतम सही करने हैं। अब उसके बाद देखिए, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये एक फिक्स है कि यहां से हमेशा सवाल पूछा जाता रहा है। भारत के इतिहास का तो वेटेज है ही। देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से यहां पे जाहिर किया गया है। इसका मतलब है कि यहां से सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद भूगोल की बात करें तो ना सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का भूगोल भी पूछा जाता है, और यहां पर दोनों ही स्तर पर, भारत और विश्व के स्तर पर, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल की बात की जाती है। फिर उसके बाद भारतीय राज्यतंत्र और शासन, जिसको हम बोलते हैं इंडियन पॉलिटी, में क्या क्या पूछा जाता है, तो संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, इसके अलावा जो अधिकारों से संबंधित मुद्दे हैं, तथा और भी। जब आप पॉलिटी पर पढ़ेंगे, देखेंगे तो पॉलिटी विषय में कौन कौन से टॉपिक हैं। फिर जब आप PYQs देखेंगे, आप देखेंगे कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, तब आपको ये सिलेबस समझ में आएगा कि आपको कहां से कहां तक कितना पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिए, आर्थिक और सामाजिक विकास, इस तरह से तो आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ टॉपिक रहेगा। यहाँ पे सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। तो हमें ये जो सामने चीजें लिखी हैं, इसके अलावा भी चीजें पढ़नी है। वही हमें सवालों से देख के ही पता चलेगा कि हमें बेसिक कहाँ कहाँ पे पढ़ना है। बैंकिंग पढ़ना है, इकोनॉमी में उसका जो सेक्टर है क्या क्या होता है, उसका परिचय होना चाहिए, इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। फिर उसके बाद पर्यावरणीय परिस्थिति, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे
आजकल आप देखिए तो यूपीएससी में एनवायरमेंट से जुड़े हुए सवालों की संख्या काफी बढ़ गई है। तो सिलेबस में स्पेशली वो अलग से मेंशन है। तो हमें भूगोल तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ एनवायरमेंट भी हमें पढ़ना है। और उसके अलावा सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहते हैं, बहुत गहराई के नहीं रहते हैं, लेकिन वह बेसिक में भी इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि हमें लगता है कि बड़ी गहराई के हैं। तो वह सिलेबस समझ में आएगा पीवाईक्यू देखने के साथ। तो पीवाईक्यू से तो मैंने आपको दो बातें बताई कि एक तो ये पता चलता है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये पता चल रहा है। दूसरी तरफ ये भी पता चल रहा है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक बात और पता चलेगी कि आखिर सवाल किस फॉर्मेट में रहते हैं, यानी कि सवालों का नेचर कैसा रहता है, किस फॉर्मेट में वो पूछे जाते हैं, और अलग अलग कितने तरह के ये फॉर्मेट हैं। तो कुछ फॉर्मेट में आपको दिखाता हूं सवालों के। पहले एक सवाल देखिए, ये अभी हाल का ही सवाल है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। अब आप देखिए सीधा सवाल है, इसका जवाब ए बी सी डी में सीधे सीधे दे देना है। मतलब इसको हम क्या कह देते हैं, अमूमन वन लाइनर क्वेश्चन है। अब जवाब पे नहीं आते हैं, सवालों के नेचर पे फिलहाल के लिए देखिए। अब देखिए इस प्रकार का भी एक सवाल आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषदों में कोई नीति कथा पैरबल नहीं है, उपनिषदों की रचना पुराणों से भी हुई है। अब आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो यहां पे देखिए कि यहां पे सवालों में कथनों पर विचार करने की बात आ गई। एक सवाल इस प्रकार का भी हो गया, एक वन लाइनर हो गया। अब यहां पे बात अभी नहीं रुकेगी। अब यहां पे हो सकता है दो कथन थे, कहीं पे तीन कथन भी आपको देखने को मिले। फिर यहां पे युग्मों को देखने को भी आ जाता है कि युग्म सही है कि नहीं, ये बताइए कितने युग्म सही हैं, कितने युग्म सही नहीं हैं। तो एक तरफ कुछ लिखा रहेगा, एक तरफ कुछ और लिखा रहेगा। अब तो तीन तीन युग्म रहते हैं एक साथ, मतलब एक एक और इसके बाद एक और वो आपस में सही है कि नहीं ये देखना होता है। तो ऐसी स्थिति में पूछ लेगा कितने युग्म सही सुमेलित हैं या सही सुमेलित नहीं है। तो सवाल का एक नेचर ये भी देखने को मिलता है। फिर एक नेचर यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट वाले कि कौन सा कथन सही है सीधे सीधे बताइए, या फिर पूछ लेगा कौन सा सही नहीं है। तो स्टेटमेंट दे दिया, यहां पे संविधान के अनुसार देखिए यहां पे कथन दिए हैं 4। अब ये तो बड़ा सीधा है, फिर भी स्टेटमेंट वाला है। लेकिन स्टेटमेंट वाले में भी कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि अब मान लीजिए किसी एक टॉपिक पर अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथन आप देखिए। अब देखिए 4 कथन है, 1 2 3 4। अब इन चारों कथन में जैसे भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका प्रारंभ औध पुणे में हुआ, आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था, फिर उसके बाद भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। अब यहां पे देखिए ये नहीं पूछ रहा कौन सा कथन सही है या नहीं है, अब इसमें पूछ रहा है कि आपका कूट का प्रयोग करके बताना है यहां पे कौन से कथन सही हैं। एक से ज्यादा हैं इन 4 में से, तो ये देखिए उसकी तुलना में ज्यादा मुश्किल सवाल यहां पे हो गया। फिर वहां पे देखिए ऐसे आते हैं कि कथन 1 है, कथन 2 है, और इसमें एक बताना है, एक सवाल आएगा इस पे कि कथन 1 पढ़िए, कथन 2 पढ़िए। जैसे उदाहरण के लिए साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है और हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्ता पलट हुआ है। अब यहां पे आप देखें तो इसमें एक बात समझ में आती है कि कथन 1 और कथन 2 को जोड़ करके यहां पे ABCD आंसर है, बताना है कौन सा इसमें सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। फिर है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। फिर है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। फिर कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इस आधार पे उत्तर के लिए पूछा जा सकता है। ये एक अलग फॉर्मेट हो गया। अब फॉर्मेट अभी और भी है। अभी देखिए पिछले 2 सालों से इस फॉर्मेट में सवाल पूछे जाने लगे हैं। कुछ कथन देता है फिर सीधे पूछता है कितने कथन सही है या हैं। तो यहां पे केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। ये एक नया फॉर्मेट शुरू हुआ है पिछले 2 सालों में। इसकी संख्या में पिछले साल तो देखें 2023 में काफी ज्यादा थे, इस प्रश्न की संख्या 40 प्लस थे, लेकिन अभी कुछ कम हुई है संख्या। लेकिन अभी भी ये फॉर्मेट है। जितने फॉर्मेट मैंने दिखाए ये मुख्य फॉर्मेट है जो इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। कि ऐसे ही सवाल बना के आपके सामने 100 सवाल जाहिर किए जाएंगे जिसके जवाब आपको देने होंगे। तो हर फॉर्मेट का अंदाजा रहे कि सवाल कैसे पूछा जाता है। तो आपको यह पता चलता है कि देखिए कि आपको टॉपिक को समझना कैसे, जब आप सिलेबस को देख रहे हैं, PYQs को देख रहे हैं, सवाल का नेचर देख रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो उस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि सवाल इस तरह से पूछा जाता है और सवाल पूछने का नेचर ऐसा रहता है।
तो आप उस दौरान जब पढ़ रहे होंगे तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे कि अगर ऐसा सवाल आ गया तो मुझसे जवाब बन जाएगा। तो तैयारी की पूरी प्रोसेस ऐसे ही होगी कि सवाल आपको पता रहे कैसे पूछे जाते हैं, टॉपिक पता रहे कौन से महत्वपूर्ण है और पूरा सिलेबस क्या है। और मैंने आपको क्या बताया था, हमें यह भी पता चलता है कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब कि किस टॉपिक से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, यह भी हमें पता चलता है। तो उस टॉपिक पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है। तो यहां पे देखिए 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 2024 जो भी हाल में एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का, सबका ट्रेंड एनालिसिस टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मेरे सामने है। मैं आपको बताता हूं एक एक करके कि आखिर किस सब्जेक्ट से सवालों की संख्या कितनी रही और कहां पे किसका कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो हम सारे सालों को नहीं देखेंगे, हम कुछ ही वर्षों को देखेंगे, जैसे 24, 23, 22, 21, 20। हम 5 वर्ष देख लेते हैं, बहुत है। बाकी आपके सामने, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय इतिहास और उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अगर हम देखें तो 2020 में 19 सवाल, 21 में 21 सवाल, 22 में 16, 23 में 13 और 24 में 9। आप देखिए कि हिस्ट्री में लगातार सवालों की संख्या ठीक ठीक जा रही थी। दहाई में तो थी ही 19, 21, 16, 13, लेकिन 9, 8, 9, 10 ऐसे कहीं कहीं पे आपको आगे पीछे मिलेंगे, लेकिन ट्रेंड लगभग यही है कि 9 देखिए यहाँ पे 24 में आपको मिल रहा है, यहाँ 24 में। तो यहाँ पे आपको जो कम दिखता है, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि अगले साल भी कम पूछा जाएगा? हम 5 साल का अगर ट्रेंड देखें तो ये दिखाई देता है कि इसका वेटेज हमेशा ज्यादा रहा है। तो इस बार भी आपको उतना ध्यान देना है हिस्ट्री पे, वहां पे आपको कमी नहीं करनी है। फिर इंडियन पॉलिटी पे अगर हम देखें तो 20 में 18, फिर 17, फिर 12, फिर 14 और इस बार 19 के आसपास दिखाई देता है। तो 19 अगर हमें दिखाई देता है 24 में और उसके पहले भी हमें ठीक ठीक दहाई में, और वो भी बड़ी संख्या दहाई में दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार भी इतना ही महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री पॉलिटी दोनों ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए भूगोल की बात करें, भारत और दुनिया, विश्व यानी दोनों को मिला के देखें तो 20 में 13, 21 में 12, 22 में 15, 23 में 20 और 24 में 16। यहां पर भी सवालों की संख्या बहुत कम नहीं हुई है, यानी कि यह भी बहुत ही कोर टॉपिक है, यहां से भी ठीक ठाक सवाल पूछे जाते हैं। अभी आगे एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, पहले सारे ट्रेंड समझ लीजिए। फिर देखिए एनवायरमेंट और इकोलॉजी में 20 में 14, 21 में 17, 22 में 20, फिर 23 में 10 और फिर 12। शुरू में आप देखिए तो 14, फिर 17, फिर बढ़ के 20 तक गया, फिर 10 पे आया, फिर 12 पे आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से कम तो नहीं जाने वाला है और 20 तक भी जा सकता है। पिछले 5 साल के ट्रेंड में हम ये देखें, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का महत्व अभी डिस्कशन भी काफी हो रहा है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उसके बाद देखिए आगे इकोनॉमी। इकोनॉमी में 21, 15, 18, 18, यहां पे भी 18। तो आप देखें 18, 18, 18, मतलब इसकी एक प्रश्नों की संख्या का अंदाजा हमें लग चुका है कि 20 के आसपास रहेगा, 18 के आसपास रहेगा या 15, 18 के बीच में रह सकता है। फिर उसके बाद देखें जनरल साइंस की बात करें तो 12, 14, 16, 12 और यहाँ पे 10। ये भी 10 से नीचे कभी नहीं गया है, तो इसकी संख्या 10 से 15 के बीच में रहने की संभावना प्रबल है। उसके बाद देखिए करंट अफेयर, 3 सवाल आए थे 2020 में, फिर 4, फिर 3, अब देखिए 2023 में 13। आप सोचिए करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा है, इसका मतलब करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात आप ये सोचिए कि मैं यहाँ पे जो बता रहा हूं 24 में आप देखें, सॉरी 24 में यहाँ पे 16 आए हैं, ये तो 23 का था 13, 24 में 16 हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि सवालों की संख्या का वेटेज करंट अफेयर में बढ़ गया। बाकी सही जगह पे जहां कहीं बढ़ा है या कम हुआ है, वो इतना कम नहीं हुआ या इतना ज्यादा नहीं हुआ पिछले 5 सालों के ट्रेंड में कि हम कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। सारे टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो अब यहां पे आप किस विषय पे ज्यादा सहज हैं वहां से शुरू करिए, और उस विषय के प्रश्नों में आप कितने कंफर्टेबल हैं पीवाईक्यूज देखिए और वहां से शुरू करिए। आपको हर विषय को पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन महत्व किसको देना है, इसके सवालों को और ट्रेंड को देख के ही समझ में आएगा। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कुछ लोगों ने बताया होगा सवाल 16 नहीं 19 आए हैं, या इकोनॉमी में 18 नहीं कुछ और आए हैं। तो ये आगे पीछे इस वजह से 2024 वाले में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सवाल जो है ना, कहने के लिए तो करंट अफेयर से 16 पूछे गए हैं,
लेकिन दरअसल बहुत सारे सवाल, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, चाहे वो पॉलिटी से हो, चाहे वो इकोनॉमी से हो, आज की डेट में वह करंट अफेयर से ही जुड़ के पूछा जाता है। यानी कि करंट अफेयर में जो मुद्दा था उससे स्टैटिक का कोई टॉपिक काफी चर्चा में था और सवाल वहां से पूछा गया। हो सकता है इकोनॉमी पॉलिटी में हमें लगा कि स्टैटिक का है, किताब से पूछ लिया गया है, लेकिन वह कहीं ना कहीं कनेक्टेड था करंट अफेयर से। तो उसको आप चाहे करंट अफेयर में रख लें, चाहे स्टैटिक में रख लें। तो करंट अफेयर का वेटेज तो ठीक ठाक है ही, तो उसको तो आपको लगातार पढ़ना है। तो ट्रेंड देखिए, उस हिसाब से तैयारी करिए और उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कट ऑफ का अंदाजा होना चाहिए कि सामान्यतः कट ऑफ पिछले कुछ वर्षों में कितना जा रहा है और आगे जाने की कितनी संभावना है। अब देखिए 2019, 20, 21, 22 और 23, अब यहां पे 24 का कट ऑफ मैंने आपको नहीं बताया है क्योंकि 24 का कट ऑफ अगले साल आएगा। परीक्षा जब पूरी हो जाती है, सारे चरण हो जाते हैं, तब उसका कट ऑफ जारी होता है। जैसे 23 वाले का कट ऑफ आ चुका है। तो आप देखिए 23 में मैंने आपसे बताया था एक नया पैटर्न आ गया था, नया फॉर्मेट आ गया था। उस नए फॉर्मेट की वजह से देखिए, और प्लस कई लोगों ने ये कहा कि सीसेट भी बहुत मुश्किल रहा, उसकी वजह से चूंकि मैंने आपको पेपर 1 का सिलेबस दिखाया था प्रीलिम्स में, पेपर 2 का नहीं दिखाया था क्योंकि पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें सिर्फ आपको 33% लेके आने हैं। जो कट ऑफ बनेगा वो पेपर 1 के हिसाब से बनेगा। तो जो मेहनत आपको ज्यादा करनी है वो पेपर 1 में करनी है, लेकिन पेपर 2 में भी मेहनत करने से बचना नहीं है क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर होने के बावजूद वहां पर 33% लाने कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं, जो कि पिछली बार मैंने देखा कई विद्यार्थियों के साथ हुआ, उन्होंने अनुभव किया। तो वहां पे आपको तैयार रहना है पेपर 2 के लिए भी, और 1 में वहां पे कोई नया फॉर्मेट आ गया तो कट ऑफ देखिए नीचे जा रही है। ये सामान्य की मैं बता रहा हूं, जनरल की 75.41 है। अब उसके बाद आप देखें बाकी वर्गों की उस हिसाब से कम है, 74.75, और नीचे जाएंगे तो और कम होती जाएगी। उसके बाद 22 में अगर आप देखें तो 22 में 88.22, 21 में देखें तो 87.54, 20 में देखें तो 92.51, 19 में देखें तो 98। यानी कि आज तक 100 से ऊपर कट ऑफ गई ही नहीं। 100 नंबर, यहां पे नंबर की बात हो रही है। तो इतने ज्यादा नंबर कभी आए ही नहीं पिछले 5-6 साल में कि 100 से ज्यादा कट ऑफ में जाए, यानी कि मिनिमम। अब यहां पे देखिए 23 से ज्यादा इस बार 24 का कट ऑफ होने वाला है, क्योंकि इस बार वो फॉर्मेट से लोग पहली बात तो परिचित हो चुके थे और उस फॉर्मेट में सवाल इस बार बहुत कम आए थे। और उसके अलावा सीसेट भी पिछले साल की तुलना में, जैसे कि कहा गया, कि उतना मुश्किल नहीं था। तो यह जब ट्रेंड हम देखते हैं, हमें पता चलता है, तो यहां पर देखेंगे कि कट ऑफ बढ़ेगा 2024 का। तो बहुत लोग कह रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि 90 के आसपास रह सकता है। अब वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन आपको अपना टारगेट देखिए, 20 में 92 गया था और 19 में 98। तो हमें यह अंदाजा रखना है कि 100 में से 50 प्रश्न अगर हमारे सही हो जाएं, गलत जो हमने किया है उसकी माइनस मार्किंग हटाने के बाद सही प्रश्नों की संख्या 50 बचती है, हम 100 नंबर अगर पाते हैं तो आप निश्चित तौर पर कट ऑफ पार कर रहे हैं, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। तो ये एक कम से कम वाला टारगेट है जो आपको लेके चलना है। ऊपर आप चाहे जितना ले जाइए, माइनस मार्किंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वो सारी की सारी बातें थी। तैयारी की शुरुआत में ही ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको परेशान होना नहीं है कि कोई स्टेप आप छोड़ देंगे। अगर आपने कोई स्टेप छोड़ा तो उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। कैसे? आपके वक्त का नुकसान होगा, आपकी रणनीति का नुकसान होगा, और वक्त और रणनीति का अगर नुकसान होता है तो परिणाम में भी नुकसान की संभावना रहती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।